वंस अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिमांड एनालिसिस के डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड देखा था और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड को चेंज कर सकते हैं, हमने उसके बारे में समझा था। आज हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में 1000%, मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1000% की बात कर रहा हूँ। एग्ज़ाम में बोर्ड क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है। दैट मीन्स ये फिक्स है कि लॉ ऑफ डिमांड जो क्वेश्चन है वो आपके इकोनॉमिक्स पेपर में रहेगा ही रहेगा। तो आज हम लोग ये लॉ ऑफ डिमांड को क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड को किस तरह एग्ज़ाम में लिखना है और इसके क्या कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ डिमांड लिखने के लिए हम कुछ स्टेप्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद शेड्यूल बनाएंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। इस तरह हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड के बारे में जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन। ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। लॉ मतलब आप समझ सकते हो, रूल्स एंड रेगुलेशन। डिमांड को लेकर कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन से, विथ अजम्पशन, इसके साथ साथ कुछ एक्सेप्शन भी बनाया गया है। अजम्पशन मीन्स व्हाट, हम कुछ चीज़ें यहाँ पर मानकर चलेंगे और एक्सेप्शंस मीन्स कुछ चीज़ें यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। दैट मीन्स कुछ चीज़ें ऐसी होगी जहाँ पर ये जो लॉ बना है, अल्फ्रेड मार्शल ने जो लॉ ऑफ डिमांड बनाया है, वहाँ पर ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती है। दैट मीन्स वो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे हम आगे जाएंगे तो देखेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। आपको एग्जाम में क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखते समय सिर्फ इतना ही लिखना है कि द लॉ ऑफ डिमांड वॉज गिवन बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे, द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड was given by Dr. Alfred Marshall. The law of demand was given by Dr. Alfred Marshall. उसके आगे एक लाइन और लिखिएगा, he tries to explain the functional relationship between price and quantity demand, between price and quantity demand. Demand is a function of price. आपको देखिए मैंने इंट्रोडक्शन में क्या लिख के दिया, सिंपल तरीका बता रहा आपको लॉ लिखने के लिए, आपको एग्जाम में किस तरह प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा कि लॉ ऑफ डिमांड वॉज गिवन बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो किसने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। ही ट्राइज टू एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में कौन सा रिलेशन है, फंक्शनल रिलेशनशिप है। ये आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? फंक्शनल रिलेशनशिप। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। इस तरह आपका स्टेटमेंट लिख के क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा और अच्छा भी लग रहा है। आगे हम बढ़ते, सबको समझा? ठीक है, आगे बढ़ते। तो हम इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम प्रोसीड करेंगे स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट देखिए क्या होता है। स्टेटमेंट एक, जब भी आप स्टेटमेंट लिखोगे तब आपको स्टेटमेंट को किस तरह लिखना है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। और स्टेटमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। आप अपने ओन के लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो आप अलग से लिख सकते हो, पर जैसे ही स्टेटमेंट जैसा दिया है आपको एग्जैक्ट वैसे स्टेटमेंट को क्या करना है? एग्जाम में लिखना है। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है स्टेटमेंट, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब, इसका कहने का मतलब ये है, अदर थिंग बीइंग इक्वल, बाकी चीज़ों को आप क्या रखो? कांस्टेंट रखो। आप ये अज्यूम करके चलो कि अदर फैक्टर में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आएगा। द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इनवर्सली, द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पे चेंजेस, परसेंटेज चेंजेस। आप क्या समझ सकते हो? परसेंटेज चेंजेस टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये कहना चाहता है, अगर मैं इसकी स्टेटमेंट को सिंपली बोलूं, अदर थिंग बीइंग इक्वल, बाकी फैक्टर्स को क्या रखो? साइड में रखो। ये अज्यूम करके चलो कि वहां पर किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएगा। द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इनवर्सली, प्रोडक्ट का जो डिमांड होगा वो इनवर्स होगा प्रोपोर्शनली टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। वो किस पे डिपेंड करता है? उसके प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। दैट मीन्स डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड विच इज इनवर्सली, विच इज इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब आप समझ सकते हो अपोजिट। क्या समझ सकते हो? अपोजिट। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो आप ऐसा समझ सकते हो, when higher the price lower the demand and lower the price higher the demand. In other word, higher the price lower the demand and lower the price higher the demand. ये होता है इनवर्स। जब प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड क्या है? कम है। जब प्राइस कम है तो डिमांड क्या है? ज़्यादा है। ये होता है इनवर्सली। क्या होता है ये? प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो डिमांड को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। यहाँ पे देखिए, प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हो गया, प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये जो रिलेशनशिप दिखा रहा है उसी को हम कहते हैं इनवर्सली रिलेशन। क्या कहते हैं उसको? इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो इसको हम सिंपली समझ सकते हैं, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। तो इतना सबको समझ में आया? तो हम लोग सबसे पहले क्या लिख रहे हैं? लॉ ऑफ डिमांड। उसमें लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहले हम लोगों ने लिखा इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम लोगों ने लिखा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को सब लोगों ने समझ लिया। अब तीसरा हम क्या बनाएंगे? शेड्यूल। क्या बनाएंगे हम लोग? शेड्यूल। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। क्या करेंगे? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। प्राइस कितना? 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पे उल्टा कर दीजिए, 50, 40, 30, 20, 10। 50, 40, 30, 20, 10। अभी हमारा क्या बन गया? शेड्यूल।
अब इस शेड्यूल में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है। तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे, इट इज अ टैबुलर representation of price and quantity डिमांड। क्या लिखा मैंने, सबसे सिंपल तरीका, इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांड तो हम लोग ने क्या कर दिया, बताया कि यहाँ पे हम लोग इसको टेबल में क्या कर रहे, रिप्रेजेंट कर रहे। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जब प्राइस कम है तो डिमांड क्या है, ज़्यादा है, और जब प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड क्या है, कम है। तो आगे लिख दीजिए, व्हेन हायर द प्राइस that is rupees 50, that is rupees 50, lower the demand, lower the demand, that is 10 units। क्या लिखा मैंने, when higher the price that is rupees 50, lower the demand that is 10 units। जब प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड क्या है, कम है। एंड उसका अपोजिट लिख दीजिए, वापस चाहिए तो, when price is rupees 10, क्वांटिटी डिमांड इज 50 यूनिट्स। तो आप यहाँ पे और एक लाइन और एक्सटेंड कर सकते हैं आप यहाँ पे, when price falls from rupees 50 to rupees 10, quantity demanded increases from 10 units to 50 units। तो मैंने इस टेबल में क्या 3 स्टेप लिखा है। पहला मैंने ये बताया कि इट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। सेकेंड में मैंने ये बताया कि जब प्राइस 50 रुपीज़ था, जब प्राइस ज़्यादा था तो क्वांटिटी डिमांड क्या था, कम था। फिर मैंने थर्ड स्टेप में बताया कि जब प्राइस कम हो गया तो डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। तो मैंने यहाँ पे लिख गया कि जब प्राइस 50 से 10 हो गया तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया, 10 से 50 यूनिट हो गया। इतना आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन में लिखना है। इस तरह हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन में लिखा, स्टेटमेंट देखा, शेड्यूल देखा और एक्सप्लेनेशन देखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये शेड्यूल के बेस पे हम एक ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ। क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग, ग्राफ। यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी डिमांड, ये एक्स एक्सेस और ये अपना हो जाएगा वाई एक्सेस। 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ पे लिख दीजिए। 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ पे भी 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40 और यहाँ पे हो जाएगा 50। तो मैंने क्या किया, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रॉ किए और एक्स पे क्या लिखा, क्वांटिटी डिमांड। वाई पे क्या हम लोग इंडिकेट करेंगे, प्राइस। वाई पे क्या इंडिकेट करेंगे, प्राइस। ये हमारा प्राइस दिख रहा है तो ये हमारा वाई पे आ जाएगा और ये हमारा क्वांटिटी डिमांड है वो किस पे आ जाएगा, एक्स पे आ जाएगा। अब हम यहाँ से देख कर क्या करेंगे, ग्राफ को पॉइंट एक एक हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए जब प्राइस 10 है
तो डिमांड कितना है 50, जब प्राइस 10 है तो डिमांड कितना है 50, तो हमें एक यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। जब प्राइस 20 है तो डिमांड कितना है 40, जब प्राइस 20 है तो डिमांड कितना है 40, तो एक हमें पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। जब प्राइस 30 है तो डिमांड कितना है 30, तो 30 पे कितना मिल रहा है हमें 30, तो एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा। जब प्राइस 40 है तो डिमांड कितना है 20, तो 40 और ये कितना हो जाएगा हमारा 20। और जब प्राइस 50 है तो डिमांड कितना है प्राइस 50 और डिमांड कितना 10। तो हमें एक एक सब लोग हमें क्या मिल गया, एक एक पॉइंट्स मिल गए। अब हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। आप स्केल का यूज़ मत कीजिएगा, ये फ्री हैंड कर्व होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, डी और डी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, डी एंड डी। डी डी का मतलब हो गया डिमांड कर्व, क्या हो गया डिमांड कर्व। अब हमने यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उसका एक्सप्लेनेशन देना है। ये ग्राफ का क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ट्रिक्स है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो ग्राफ में दिख रहा होता है ना, वो यहाँ पे क्या करना होता है, एक्सप्लेन। हमें लगता है हमको याद करना पड़ेगा क्या लिखे क्या ना लिखे, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए एक्स एक्सेस शोज, एक्स एक्सेस शोज क्वांटिटी डिमांड। आप फुल फॉर्म लिखिएगा। एक्स पे क्या दिख रहा है, क्वांटिटी डिमांड, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स एक्सेस शोज क्वांटिटी डिमांड। वाई पे क्या दिख रहा है, प्राइस, तो वाई एक्सेस शोज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वाई पे क्या दिख रहा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्योंकि वाई पे क्या है, प्राइस है। ये जो डी और डी है वो क्या है, डिमांड कर्व है। तो यहाँ पे लिख दीजिए थर्ड स्टेप, डी डी कैपिटल में, डी डी इज द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व। कर्व का मतलब एक रेखा, ये जो लाइन है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्व। तो मैंने क्या लिखा कि डी डी इज द डिमांड कर्व। ये जो डी डी है वो क्या है, हमारा डिमांड कर्व है। अब आपको लिखना है इसका स्लोप कैसा है, उसका स्लोप डाउनवर्ड है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, डी डी इज द डिमांड कर्व, उसके आगे लिखिए विच स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डी डी इज द डिमांड कर्व विच स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैंने लिखा कि डी डी एक डिमांड कर्व है जिसका स्लोप डाउनवर्ड है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्यों, क्योंकि बाईं तरफ से लेकर दाहिनी तरफ आ रहा है, ये बाएं से दाहिनी तरफ आ रहा है, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट। इतना होने के बाद देखिए कितना स्टेप बन गया, एक एक्स पे हमने क्या है वो लिख दिया, वाई पे क्या है हमारा प्राइस वो हमने इंडिकेट कर दिया, और ये डी डी क्या है मेरा डिमांड कर्व है, मैंने वो भी बता दिया। और इसका हमने क्या लिख दिया, स्लोप, कि ये इसका स्लोप कैसा है, डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो कर्व है वो कैसा है, डाउनवर्ड है। अभी डाउनवर्ड होने का रीजन क्या है, बिकॉज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, जिसकी वजह से ये स्लोप क्या है कर्व का, डाउनवर्ड है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे एक स्टेप, इट्स शोज इनवर्स, इट शोज इनवर्स रिलेशनशिप between price and quantity demand। क्या लिख दीजिएगा, इट शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। इसके आगे अगर आपको और लिखना है तो आप लिख सकते हो, व्हेन प्राइस इज हायर क्वांटिटी डिमांड इज लोअर, व्हेन प्राइस इज लोअर क्वांटिटी डिमांड इज हायर। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन प्राइस इज ₹10 क्वांटिटी डिमांड इज 50 यूनिट्स,
व्हेन प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम ₹10 to ₹50, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस फ्रॉम 50 यूनिट टू 10 यूनिट्स। तो इस तरह आपको क्या करना है, लॉ ऑफ डिमांड को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लॉ ऑफ डिमांड लिखने के लिए इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद हमने स्टेटमेंट को देखा, उसके बाद हमने शेड्यूल बनाया, उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया शेड्यूल को, उसी के बेस पे हमने ग्राफ बनाया और फिर ग्राफ को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया। हम नेक्स्ट लेक्चर में लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन और एक्सेप्शन देखेंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कुछ डाउट्स है इस लॉ ऑफ डिमांड के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे आपका डाउट क्या करूँगा, क्लियर करूँगा। थैंक यू।